आज हम 10th क्लास का बायोलॉजी का तीसरा जैव प्रक्रम का पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है परिवहन। इसमें हम कुछ लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के संवहन में कोई दो अंतर लिखें अथवा जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। तो पहला जाइलम जल एवं घुलित खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है। किसका? जल एवं घुलित खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है, लेकिन फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। जाइलम में जल एवं घुलित लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ होता है। धमनी और सीरा में कोई तीन अंतर लिखें। तो धमनी क्या है कि इनमें अधिकांशतः शुद्ध रक्त या ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी इसका अपवाद है, जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, यानी कि इसमें शुद्ध रक्त परिवाहित होता है मूल रूप से। और सीरा क्या है कि इनके द्वारा ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है, यानी कि अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इनकी दीवार यानी धमनी की दीवार मोटी एवं लचीली होती है। सीरा इनकी दीवार पतली एवं कम लचीली होती है। इनमें यानी धमनी में कपाट नहीं होते हैं इनमें, और सीरा में कपाट उपस्थित होता है, जो पीछे की ओर रक्त प्रवाह को रोकता है। तीसरा क्वेश्चन है, रसारोहण से आप क्या समझते हैं? जल तथा घुलनशील लवणों को मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। कहाँ से? मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? रसारोहण कहलाती है। जड़ की जाइलम वाहिनियों से तने तथा शाखाओं में होता हुआ जल पत्तियों तक पहुंचता है, जहां से इसका अधिकांश भाग वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। किस रूप में? वाष्प के रूप में। परंतु कुछ भाग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया एवं अन्य दैहिक क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। पादपों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पादपों में जटिल संवहन ऊतक फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा किसका स्थानांतरण होता है? भोजन का। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालिनी नलिका में ऊपरी मुखी एवं अधोमुखी, कौन सी मुखी? ऊपरी मुखी एवं अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। सुक्रोज के रूप में एटीपी से ऊर्जा लेकर स्थानांतरित होते हैं। यह ऊतकों में परासरण दाब बढ़ा देता है। कौन सा दाब बढ़ाता है? परासरण दाब, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। इस प्रकार पादप की आवश्यकता अनुसार भोजन का स्थानांतरण होता है। पांचवा क्वेश्चन है, पौधों में बाष्प उत्सर्जन क्या है? पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा निष्कासन की प्रक्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यानी कि जल का किसके द्वारा? रंध्र यानी स्टोमाटा के द्वारा निष्कासन की जो प्रक्रिया है वो बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए निम्नलिखित महत्व है। पहला महत्व क्या है? यह जल अवशोषण की दर को नियंत्रित करता है। जल अवशोषण की दर को नियंत्रित करता है और खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होता है। यह पौधों में रसारोहण के लिए भी उत्तरदायी है। यह पौधों में तापमान संतुलन बनाए रखता है। इस प्रक्रिया को पौधों में आवश्यक कोप के रूप में भी जाना जाता है। छठा क्वेश्चन है कि रुधिर क्या है? इसका कौन सा घटक गैसीय परिवहन में सहायक है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर कैसा ऊतक है? एक तरल और संयोजी ऊतक है, जो उच्च बहुकोशिकीय जंतुओं में एक तरल परिवहन माध्यम है, जिसके द्वारा शरीर के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थानों में पदार्थों का परिवहन होता है। श्वसन गैसों जैसे O2 एवं CO2 का परिवहन रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं RBC में मौजूद हीमोग्लोबिन द्वारा, अन्य पदार्थों का परिवहन रुधिर प्लाज्मा द्वारा होता है। सातवां क्वेश्चन है, रक्त एवं लिम्फ में क्या अंतर है? तो रक्त एवं लिम्फ दोनों तरल संयोजी ऊतक ही हैं, फिर भी दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। रक्त जो है RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण इसका रंग लाल होता है, लेकिन लिम्फ इसमें RBC एवं हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह रंगहीन होता है, यानी इसका रंग
नहीं होता। और रक्त क्या है कि इनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं पट्टिकाणु मौजूद होते हैं, लेकिन लिम्फ इनमें केवल लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। रक्त इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो लिम्फ इनमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। इनमें ग्लूकोज की सांद्रता कम होती है, लेकिन लिम्फ में ग्लूकोज की सांद्रता अधिक होती है। इनका प्रवाह तेजी से होता है, रक्त का प्रवाह तेजी से होता है, लेकिन जो लिम्फ है उनका प्रवाह धीरे धीरे होता है। रक्त का उद्गम हृदय से होता है, यानी हमारा हृदय से शुरू होता है एवं धमनी, कोशिका तथा शिराओं में प्रवाह के बाद यह पुनः हृदय में लौट आता है। लेकिन लिम्फ इनका उद्गम स्थल उत्तक क्षेत्र होता है एवं लिम्फ कोशिकाओं, शिराओं में प्रवाहित होती है एवं सब फ्लेमियन शिरा में प्रवेश करती है। किस शिरा में? सब फ्लेमियन शिरा में प्रवेश करती है। 8वां क्वेश्चन है, रक्त क्या है? मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणों की संख्या लिखें। रक्त के बारे में हम जानते हैं, यह कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है, जो उच्च बहुकोशिकीय जंतुओं में एक तरह का परिवहन माध्यम है, जिसके द्वारा शरीर के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थानों में पदार्थों का परिवहन होता है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणों की संख्या यानी कि WBC की संख्या 5000 से 10,000 प्रति माइक्रोमीटर होती है। जीवों में पदार्थों के परिवहन से आप क्या समझते हैं? जीवों में उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को हम पदार्थों का परिवहन कहते हैं। एक कोशिकीय जीवों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है? एक कोशिकीय जीवों में पदार्थों के परिवहन हेतु किसी विशिष्ट तंत्र या रचना के अभाव में यानी कि कमी में आवश्यक गैसों, कार्बनिक पदार्थ, खनिज लवण आदि का परिवहन विसरण की क्रिया द्वारा संपन्न हो जाता है। 11वां क्वेश्चन है, जाइलम को जल संवाहक ऊतक क्यों कहा जाता है? जाइलम जल एवं खनिज लवण का अवशोषण पौधों के जड़ों द्वारा करता है एवं इन्हें पत्तियों तक पहुंचाता है, जहां प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। इस जटिल ऊतक में पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है। वाहिकाएं लंबी नलिका की तरह बेलनाकार एवं एक के ऊपर एक अवस्थित होती है तथा इनके बीच की अनुप्रस्थ भित्ति घुल जाती है, जिससे जड़ से लेकर पत्तियों तक जल के एक अखंड स्तंभ का निर्माण हो जाता है। अतः जाइलम को हम जल संवाहक ऊतक कहते हैं। साइनी ऑरिकुलर नोड किसे कहते हैं? हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन एक विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, जिसे साइनी ऑरिकुलर नोड या एसे नोड कहते हैं। यह दाएं अलिंद की दीवार में अवस्थित होता है एवं बहुत ही मंद यानी कि धीमी विद्युत धारा उत्पादित करता है, जो हृदय पेशियों को संकुचन के लिए उत्तेजित करता है। एसे नोड को हम पेसमेकर भी कहते हैं। रक्त के जमने में पट्टिकाणुओं की क्या भूमिका है? शरीर के कटे फटे स्थान से पट्टिकाणुओं द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन का स्राव होता है। यानी कि थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है? एक प्रोटीन का नाम है, जो रक्त प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। यह थ्रोम्बिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित घुलनशील प्रोटीन को फाइब्रिनोजन को अघुलनशील फाइब्रिन में बदलकर आरबीसी के साथ रक्त का थक्का बना देता है और कटे फटे स्थान से तब रक्त का बाहर निकलना बंद हो जाता है। हमारा तीसरा चैप्टर में बस इतना ही क्वेश्चन लघुतर ये हम देखें। अब अगला चैप्टर में देखेंगे।